हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है? बिल्कुल मस्त। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बताया मैथ का पेपर आपका बहुत अच्छा गया था। सर ने आपके पीछे बहुत मेहनत की थी। हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज थी उसमें सर ने पूरे PYQ क्वेश्चंस कराए थे आपको। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब साइंस के लिए PYQ लेकर के आए हैं। अभी आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश के बाद आपको साइंस के लिए लगना है। हम अभी से ये स्टार्ट कर दिए हैं आपके पीछे मेहनत। आप लोग आइए, ये जितने भी PYQ के क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो कि 2021 से लेकर के 2025 तक का होने वाला है, अगर आप इस सारे सीरीज के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिए और जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को किस तरीके से डील करनी है, कितने वर्ड्स में लिखनी है, जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, अगर आप इसी अप्रोच से पेपर में जाएंगे तो आपको पेपर जैसा आपने बताया कि मैथ का बिल्कुल ईजी लगा था सर, वैसे ही साइंस का पेपर भी आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो जुड़ जाइए इस सीरीज के साथ। और जैसे ही हम क्वेश्चन करा रहे हैं सिमिलर वे में आप घर पे उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। साइंस का पेपर भी आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज 2025 के क्वेश्चन से। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। If four identical resistor of resistance 8 ohm are first connected in series so as to give an effective resistance Rs and then connected in parallel so as to give an effective resistance Rp, then the ratio of Rs and Rp। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें सीरीज में आपको मालूम है सारे रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आइडेंटिकल कहने का मतलब है कि सारे की जो वैल्यू है, जितने भी रेजिस्टेंस है, चार जो रेजिस्टेंस है उसमें सबकी वैल्यू 8 ओम 8 ओम 8 ओम एंड 8 ओम है। क्लियर है? तो सीरीज में आपको मालूम है डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं, तो जो RS आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 ओम। तो सीरीज में जो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गई वो आ गई 32 ओम। और पैरेलल के लिए हम कैसे ऐड करते हैं, तो आपको मालूम है 1 अपॉन में Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4। क्लियर है? 1 बाई Rp इक्वल टू 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8 एंड प्लस 1 बाई 8। 1 अपॉन Rp हो जाएगा आपका 4 बाई 8, और यहाँ से अगर मैं Rp लिखूँ रिवर्स कर दो तो 8 बाई 4 बच्चों आंसर आ जाएगा 2 ओम। अब हमें सीरीज पैरेलल की वैल्यू तो आ गई है बट हमें रेशियो पूछा गया यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा RS डिवाइडेड बाई Rp। सीरीज की वैल्यू ऊपर रख दो, 32 डिवाइडेड बाई 2, दोनों ओम है बेटा, रेशियो है तो यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी, आंसर आ जाएगी 16। तो आपका डी वाला आंसर करेक्ट है। क्लियर है सबको? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए। इन डोमेस्टिक सर्किट द वायरिंग with 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विच है। बोला आपके घर में एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक सर्किट, द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट। करंट की वैल्यू कितनी है उस पर मार्किंग 15 एम्पियर। रेट करना मतलब मार्क करना। 15 एम्पियर मैंने क्लास में पढ़ाते समय बताया था। जो आपका फैन है वो 5 एम्पियर पे ऑपरेट हो रही है। जो आपका गीज़र है, जो हेवी पावर वाले अप्लाइंसेस है, वो 15 एम्पियर की करंट पे ऑपरेट होती है। तो क्या है, हायर पावर रेटिंग सच एज गीज़र, लोअर पावर रेटिंग सच एज फैन। 15 एम्पियर है, लोअर पावर रेटिंग 5 एम्पियर के अक्रॉस उसको मिलती है। मेटालिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग, नॉन मेटालिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा हायर पावर रेटिंग सच एज गीज़र। गीज़र पे जो करंट की रेटिंग है वो 15 एम्पियर है, इसलिए है क्योंकि हायर पावर रेटिंग है। क्लियर? क्लास में भी करा रखा है इस तरीके का क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है देखिए, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द नीडल इज सो ऑन द स्केल ऑफ अ वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर है जिसपे इसकी नीडल्स कुछ पॉइंट आउट कर रही है। द लिस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन बाई इट रेस्पेक्टिवली। दो चीजें पूछी है, एक तो लिस्ट काउंट निकालना है और एक इसकी रीडिंग निकालनी है। अब लिस्ट काउंट क्या होता है बेटा, इन डिटेल तो लिस्ट काउंट आपको 11th में भी पढ़नी है मेजरिंग डिवाइस में, बट यहाँ पे आप बस समझ लीजिए कि लिस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या होता है। आप यहाँ से शुरू करो 0 से 1.5 देखो, और इस रीडिंग में कितनी छोटी छोटी लाइनें हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब अगर हमारी पूरी रीडिंग देखी जाए 0 से 1.5 तो 1.5, और इसको डिवाइड कर दिया गया है 10 पार्ट में, तो जो 1 पार्ट की वैल्यू होती है उसी को हम उसका लिस्ट काउंट बोलते हैं।
तो 1 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगी, 1.5 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आ जाएगा 0.15। ये हमारा लिस्ट काउंट आ गया। अब देखिए 0.15 यहाँ भी है, 0.15 यहाँ भी है, क्लियर। अब हमें इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, तो वोल्ट मीटर यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट आउट करने का मतलब हुआ, देखिए यहाँ से 10, 11, 12, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो जितने भी लाइनें हैं, लाइनें कितनी मिली आपको, छोटे छोटे मार्क कितने मिले, 12, और एक गैप का जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है 0.15, जिसको आप लिस्ट काउंट बोल रहे हैं, क्लियर है। तो 1 डिवीजन की वैल्यू है आपके पास 0.15, और ऐसे टोटल डिवीजन कितने हैं जहां पे ये नीडल पॉइंट आउट कर रही है, 12 है, तो आपकी इसकी जो रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी रीडिंग इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई 12, 1.8 वोल्ट, क्लियर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.15 वोल्ट एंड 1.8 वोल्ट, क्लियर है सबको। कभी भी लिस्ट काउंट निकालना हो घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन लिखो, मतलब 1 डिवीजन की जो वैल्यू होती है वही लिस्ट काउंट होती है। 1 डिवीजन की वैल्यू निकालने का तरीका क्या, टोटल डिवीजन देख लो और टोटल वैल्यू देख लो, उन दोनों को डिवाइड कर दो, क्लियर है। यहाँ तक आप यहाँ से यहाँ आते तो यहाँ से 3 और 3 को डिवाइड करने के लिए 10 और 10 कितने हो जाते, 20 हो जाते। इधर देखो यहाँ से आए तो 10 आ गई, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3 डिवाइडेड बाई 20 हो जाती, क्लियर है। चले आगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके पास, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी सिचुएटेड मिडवे बिटवीन द 2 पैरेलल वायर्स, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 2 वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन दे रखी है आपको। अब करंट की डायरेक्शन दे रखी है तो यहाँ पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या वैल्यू जो भी है पूछी जा रही है आपसे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डायरेक्शन की बात हो रही है, वैल्यू भी कहीं मार्क की गई है, दोनों देखते हैं। डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पढ़ाया गया था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। क्या यूज करते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। किस तरीके से बताया था, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो और रेस्ट 4 फिंगर को कर्ल कर लो, कर्लिंग फिंगर जिस डायरेक्शन में उस पॉइंट पे जा रही है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो पॉइंट पी पे ए बी वायर के कारण ये जो कर्लिंग फिंगर है ये इनवर्ड है, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा इनवर्ड हो जाएगी। और अगर मैं सी डी वायर के कारण देखूँ तो यहाँ पे कर्लिंग फिंगर किससे है, आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड हो जाएगी। एक के कारण इनवर्ड है और एक के कारण आउटवर्ड है। मिडवे है मतलब मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट, तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। फर्स्ट ऑप्शन इन द सेम डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। आपने देखा एक पॉइंट पे डाउनवर्ड है और एक पे इनवर्ड है और एक पे आउटवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं, दोनों के कारण अपोजिट है तो सेम डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, ना वर्टिकली अप ना वर्टिकली डाउन, क्लियर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्लियर है सबको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है आपके सामने। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट, बिल्कुल सही है। सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको क्लास में बताया गया था, मान लो करंट की डायरेक्शन है तो यस में इस तरीके से हम कर्ल करते हैं फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो थंब किसकी डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इस वाले के लिए इनवर्ड होगी इस पॉइंट पे, इनवर्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस लगा लिया। अब एक टर्न और इसमें आप लगा दो तो मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स हो जाएगी, अगर एक टर्न और मैं कर दूं तो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो आपको ये बताया गया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, बिल्कुल सही है। रीजन है द करेंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज द सेम डायरेक्शन, जितने भी सर्कुलर टर्न्स है सब में करंट सेम डायरेक्शन में रखो, ठीक है, सब एक के ऊपर एक इस तरीके से रैप किए गए। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न्स देन जस्ट एड अप, बिल्कुल सही है। अगर करंट के डायरेक्शन सेम है बेटा, फर्स्ट के कारण इनवर्ट सेकंड के कारण इनवर्ट, तो जितने भी कॉइल्स है उसके कारण करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो उसको जस्ट एड अप कर दो, तभी तो इंक्रीज करेगी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब असर्शन भी सही है आपका, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही है असर्शन का।
इसी में कंफ्यूजन होती है। बच्चे ये तो पकड़ लेते हैं कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो जो स्टेटमेंट इसके लिए है इसी को तो सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। देखो उसने बोला नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, और ये बोल रहा है अगर सारे टर्न्स में मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड एड अप होती चली जाएगी। भैया एड अप होगी तभी तो बढ़ेगी, तो बिल्कुल सही है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट, a narrow beam xy of white light is passing through a glass prism ABC as shown in the diagram। ठीक है, white light है। Trace it on your answer sheet and show in the path of the emergent beam as observed on the screen PQ। स्क्रीन PQ पे जब ये लाइट यहाँ से निकलेगी प्रिज्म से तो क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही हो आपको बनानी है, और नेम द फिनोमेना ऑफ द ऑब्जर्व्ड एंड स्टेट इट्स कॉज। चलिए फिनोमेना बतानी है। आपको मालूम है अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो क्लास में भी पढ़ा था आपने, लाइट क्या हो जाएगी बेटा, डिस्पर्स हो जाएगी। सबसे कम बेंडिंग किसकी होती है, रेड की, और सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी होती है, वायलेट की। तो वायलेट तो लोअर पार्ट पे आ जाएगी और रेड अपर हाफ पे आ जाएगी। बाकी जो कलर्स है विबगियो ये सब इसके बीच में आ जाएगी कुछ इस तरीके से, VIBGYOR। क्लियर। तो फिनोमेना क्या है यहाँ पे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन क्या होता, तो डिस्पर्सन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास में, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू देयर 7 कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर। नेम द फिनोमेना, तो फिनोमेना क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। पहले पार्ट में क्या करना था, ट्रेस इट ऑन योर आंसर सीट। आंसर सीट पे इस तरीके से आपको सारे कलर्स बनाने हैं बेटा। इमरजेंट बीम एज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। इमरजेंट बीम जो हमने बाहर की तरफ निकाला इसको इमरजेंट बीम बोलते हैं। और नेक्स्ट पार्ट 2 में पार्ट ए होगा और ये पार्ट बी होगा। नेम द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड एंड स्टेट इट्स कॉज। तो फिनोमेना कौन सी है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कॉज क्या है, क्यों ऐसा हुआ, तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड एंड वेवलेंथ भी आप बोल सकते हैं। जैसे ही व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से पास की, इन सबकी स्पीड क्या हो गई, अलग अलग हो गई, और स्पीड अलग अलग होने से कोई आगे और कोई पीछे हो गया। और स्पीड किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ये डिपेंड करती है म्यू पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। आपको मालूम है अलग अलग कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके लिए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। तो सबसे ज़्यादा जो ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है वो किस लाइट के लिए मिलती है, तो वायलेट के लिए मिलती है। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग वायलेट की हो जाएगी, और सबसे कम किसके लिए मिलती है, रेड के लिए। तो सबसे कम बेंडिंग रेड की होती है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा उसी का शायद ये और है, हाँ 6 का ही और है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गई है, कोई बात नहीं। इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट diminishes with age। give the reason for the above statement। उसने बोला it is observed that the power of an eye to see nearby object as well as far off objects। तो दोनों बीमारी है उसके पास, मतलब न नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है न फार ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। तो आपको मालूम है इसमें मायोपिया भी है और इसमें हाइपरमेट्रोपिया भी है, और दोनों जब कंबाइंड रूप से आ जाती है तो उसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। सही है। गिव रीजन फॉर द एबव स्टेटमेंट। क्या रीजन है, क्यों ऐसा हुआ, तो आपको क्लास में बताया गया था। हार्डनेस ऑफ आईलेंस, आईलेंस इतनी हार्ड हो जाती है कि उसको सिलियरी मसल्स खींचना चाहती है या प्रेस करना चाहती है लेकिन हो नहीं पाती, एक पॉइंट पे आके फिक्स हो जाती है। और दूसरी वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल से भी बताया गया था कि लेंस तो ठीक है बट सिलियरी मसल से इतना वीक हो चुका है कि ना उसको खींच पा रही है ना उसको प्रेस कर पा रही है। सही है ना। तो दो रीजन आपको लिखनी है, वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स एंड हार्डनेस ऑफ आई लेंस लिख सकते हैं। नेम द डिफेक्ट्स दैट लाइकली टू अराइज इन द आईज इन सच अ कंडीशन। नेम द डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट्स कौन सा होगा, मैंने बताया था प्रेस बायोपिया। क्वेश्चन ना बेटा बहुत इजी होता है, आप उसको आराम से पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, जो उसका जो फैक्ट है वो आपके आंसर में बस होना चाहिए। क्लियर। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं अपन, तो आपको मालूम है इसमें हम यूज करते हैं, क्लास में बताया था, बाईफोकल लेंस। कुछ इस तरीके से बनाया था बाईफोकल लेंस हमने,
दो तरीके से, एक तो 20 से ऐसे गैप होती और एक इसी में कुछ मून टाइप का, हाफ मून टाइप का ऐसा बना होता है। ये जो नीचे वाला होता है वो पास का देखने के लिए और ऊपर वाला है ये दूर का देखने के लिए। तो पास का देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हो, तो नीचे वाला कौन सा होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। और ऊपर वाला चूंकि दूर का यूज करते हैं, और दूर के लिए हम कौन सा लगाते हैं, मायोपिक आई में कॉनकेव लेंस। क्लियर है, ये सब पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ ये कॉन्वेक्स हो जाएगी और ये कॉनकेव हो जाएगी, और ये है जो आपका वो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। बहुत बढ़िया। रे डायग्राम आधा उन्होंने बना रखा है, आधा आपको बनाना है, हाफ बना के दिया, हाफ बनानी है आपको। चलिए रे डायग्राम को कंप्लीट करनी है। ये देखो रेज कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये क्या करती है, पाथ को रिट्रेस करती है। सेकेंड रेज देखो, अच्छा इस डायग्राम में एक देखना, हमें ऐसा लग रहा है जो आर पॉइंट है वो पी और सी के बिल्कुल मिडवे है, बिल्कुल बीचों बीच है। तो बीचों बीच है तो आपको मालूम है जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है ये तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट अगर आप इसको पीछे वर्चुअली एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। और चूंकि आर पॉइंट ऐसा लग रहा है डायग्राम में कि नहीं मिडवे है, ऐसे तो बोला हुआ नहीं है क्वेश्चन में, बट आप अगर देख कर अनुमान लगा सकते हैं मिडवे, तो आप वहीं से उसको पास करा दो और यहीं पे इंटरसेक्ट की है तो यहीं पे इमेज बना दो। क्लियर, दोनों रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगी। और इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल है तो मैं इसको डॉटेड में बना देता हूँ। क्लियर है, तो ये हो गई आपका रे डायग्राम, कंप्लीट कर लिया आपने। क्लियर, मेंशन द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। तो नेचर आपका कैसा है, अभी बताया मैंने, वर्चुअल है। वैसे भी मिरर देख के पता चल रहा है कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ऑलवेज कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल बनती है। तो नेचर आपकी हो गई वर्चुअल। पोजीशन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी एंड सी लिख सकते हो, और ये ऑलवेज ही होती है। दो ही केस है इसमें, एक तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज बिल्कुल फोकस पे बनी थी, सॉरी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, पोल एंड फोकस। क्लियर, पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बिल्कुल बीच में। इनफाइनाइट पे होती है तो इमेज फोकस पे बनती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप टूवर्ड्स द मिरर शिफ्ट करते हैं इमेज भी टूवर्ड्स द मिरर आने लगती है, तो फोकस से थोड़ा इधर लेफ्ट चलना शुरू कर देगी। क्लियर, साइज ऑफ द मिरर डिमिनिश्ड ऑलवेज, या इसको स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और लास्ट है स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस, इन दिस केस यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। किसका डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, साइन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज, साइन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन दिस केस। सही है, तो इमेज यहां से देखोगे कार्टेशियन सिस्टम में ये इधर है, लेफ्ट में है, तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से लिखते हैं, और u क्या हो जाएगी केस के लिए बेटा, निगेटिव। साइन कन्वेंशन अगर आपको याद हो क्लास में तो बताया गया था, ऑल द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ऑल द डिस्टेंस दैट मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज विल, बोलो, पॉजिटिव, एंड ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज विल बी निगेटिव। रिमाइंड कीजिए आप लोग, इस तरीके से बताया गया था। तो ये डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज इधर जा रही है तो इस डायरेक्शन की सारी चीजें पॉजिटिव होगी, बट ऑब्जेक्ट तो इधर है, यहाँ से देखो पोल से इस डायरेक्शन में एरो बन रही है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज विल बी निगेटिव। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट निगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगी, चाहे मिरर कॉनकेव हो बेटा या मिरर कॉन्वेक्स हो। आपको हमेशा बताया गया था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होती है, निगेटिव होती है, चाहे वो कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव लिखनी है आपको।
न्यूमेरिकल करते समय ये आपको बहुत मदद करने वाली है। क्लियर? चले आगे, तीनों पॉइंट्स हो गए इसके। चलिए नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्स एट एयरपोर्ट एंड द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर ऑफ रेड कलर्स। डेंजर सिग्नल आपको बताया गया था, अगर आपके पास रोड पे चल रहे हो तो जो सिग्नल्स है उसमें भी स्टॉप के लिए कौन सा यूज करते हैं बेटा? रेड लाइट। यहाँ डेंजर सिग्नल पूछा, इंस्टॉल्ड एट एयरपोर्ट एंड टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग आर ऑफ रेड कलर। क्यों? इसका रीजन आपको बताया गया था, जो रेड कलर होती है, रेड कलर उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण, अगर रेले क्राइटेरिया अगर आपको याद हो, रेले क्राइटेरिया में बताया गया था आपको कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है 1 अपॉन रेले क्राइटेरिया। उसमें आपको बताया गया था स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा टू दी पावर 4। याद कीजिए। तो मैं बोलूँगा अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है एमॉन्ग ऑल द 7 कलर्स, तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण स्कैटरिंग कम होगी, स्कैटर्ड कम होगी, तो जो फैलना है उसका वो बहुत कम होगा। और अगर कोई लाइट अगर कम फैल रही है तो वो दूर तक ट्रेवल करेगी, तो दूर से हमें दिखाई देगी कि वहाँ पे कोई डेंजर जोन है। सही है? तो इसलिए यूज करते हैं बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एमॉन्ग ऑल द 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट, and according to Rayleigh criteria scattering is inversely proportional to fourth power of wavelength. If their wavelength is maximum, their scattering will be minimum, and if their scattering is minimum, it travels a long distance without scattered. That's why the red color used in danger signal. क्लियर है? जब आपका स्कैटरिंग कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो दूर तक ट्रेवल करेगी, विदाउट स्कैटरिंग दूर तक जाएगी, फैलेगी नहीं, तो दूर से ही कलर दिखाई देगी, इसलिए हम यूज करते हैं। द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। सेम रीजन है, क्वेश्चन अलग है बट रीजन सेम है। उसने बोला अगर कोई पैसेंजर हाई एल्टीट्यूड पे है तो उसको जो स्काई कलर दिखती है वो ब्लू दिखती है। वैसे आपको कैसे दिखती है? तो सॉरी ब्लैक दिखती है। आपको कैसी दिखती है? तो आपको ब्लू दिखती है। उसका रीजन है, मैंने क्लास में बताया था कि मॉर्निंग के टाइम जो स्काई का कलर होता है वो बिल्कुल रेडिश होता है। जैसे जैसे समय ऊपर की तरफ होता है, मतलब मॉर्निंग के बाद जैसे 8 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक, स्काई की कलर धीरे धीरे चेंज करती है। तो मैंने बोला कोई भी चीज़ किस कलर का दिखाई देगा ये डिपेंड करेगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। जैसे इस कमरे में अगर मैं दो कलर की बल्ब ऑन कर दूँ, एक ब्लू हो और एक रेड हो, जो ज़्यादा स्कैटर्ड करेगा, जो ज़्यादा फैलेगा, कमरा उसी कलर का हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट दिन के समय अगर मैं बात करूँ अर्ली मॉर्निंग, तो वहाँ से वाइट लाइट निकल रही है, वाइट लाइट में सातों कलर्स हैं बेटा, बट डिस्टेंस उस समय सन से अर्थ की सबसे ज़्यादा होती है, धीरे धीरे सन अर्थ के पास आती चली जाती है, तो स्कैटर्ड होती है सबसे ज़्यादा कौन सी? विवग्योर को अगर ले लिया जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्कैटर्ड होगा बेटा? वायलेट। सही है ना? बट ऑब्वियस ही बात है जो ज़्यादा स्कैटर्ड होगी वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। और अर्ली मॉर्निंग में मैंने बताया सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो उस समय इस कलर की स्कैटरिंग इतनी ज़्यादा होती है कि ये अर्थ तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो डोमिनेट कौन कर जाती है बेटा? रेड कर जाती है। बट जैसे जैसे सन ऊपर की तरफ चढ़ता है दिन के समय, वैसे वैसे डिस्टेंस कम होने लगती है, और ये चूंकि स्कैटरिंग इनकी कम है और इनकी स्कैटरिंग इनके कंपेयर में ज़्यादा है, तो डोमिनेट कौन कर जाएगी बेटा? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की स्काई दिखाई देती है। बट इसके लिए स्कैटरिंग के लिए कंडीशन क्या होती है? तो आपको बताया गया था एटमॉस्फेरिक पार्टिकल होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होने चाहिए। जैसे स्कैटरिंग की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो मैंने क्लास में बताया था एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। जब किसी लाइट को किसी भी
एटमॉस्फेरिक के पार्टिकल्स पे गिराई जाती है तो पार्टिकल्स उस लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और फिर से उसको इमिट करती है इन डिफरेंट डायरेक्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है। सबसे जो मेन, अगर उसके लिए मैं बात करूं कि सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, तो एटमॉस्फेयर है स्कैटरिंग के लिए, और एटमॉस्फेयर होगी तभी वहां पे पार्टिकल्स होंगे। तो जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मिलते हैं। जैसे से नीचे आएंगे बहुत सारा एटमॉस्फेयर का लेयर मिलेगा आपको, जैसे से ऊपर जाएंगे लेयर्स कम होते चले जाएंगे। तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है वो कम मिलने लगते हैं। इसके कारण जो एटमॉस्फेयर में जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो भी कम होने लगते हैं, कम होते हैं, जिसके कारण स्कैटरिंग भी कम होने लगती है। बहुत ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी तो पार्टिकल्स नहीं होंगे, कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, तो सारा का सारा जो स्काई है वो आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। क्लियर है, हाँ या ना। थर्ड है आपका, द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज विजिबल। कोलाइडल सॉल्यूशन, द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन से जब आप किसी लाइट को पास करते हैं तो वहां पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल से जब लाइट गिरती है तो लाइट क्या करती है, स्कैटर्ड हो जाती है। उस पार्टिकल पे जब गिरती है तो वो पार्टिकल्स लाइट को ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व करने के बाद फिर से रीइमिट करती है डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। जैसे ही डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड करती है, पूरा का पूरा पाथ क्या हो जाता है बेटा, विजिबल हो जाता है। तो ये भी जो रीजन है वो किसका है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब ए बी एंड सी जो तीनों क्वेश्चन थे वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहे थे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अच्छा टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना पेपर में बेटा। नेक्स्ट, स्टेट द रूल यूज्ड इन द फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। याद कीजिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा बताया था। मैग्नीट्यूड भी बता दी थी, हालांकि मैग्नीट्यूड की कोई जरूरत नहीं है, केवल डायरेक्शन की बात होती है। रूल कौन सा यूज किए थे, तो याद कीजिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है। इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए कि तीनों फिंगर एक दूसरे के क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। कौन कौन, थंब इसको बोलते थे, इंडेक्स फिंगर इसको हमने बोला था मिडिल फिंगर। स्ट्रेच फर्स्ट थ्री फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, थंब, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, सच दैट ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे किस फिंगर को किस डायरेक्शन में रखे ये कंफ्यूजन थी, तो मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। इसको आप बोलोगे फादर, इसको आप बोलोगे मदर। फादर मतलब F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और ये है करंट। जो बचेगी तीन ही चीज़ है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स है। क्लियर है। तो हम यहाँ फर्स्ट का आंसर कर लेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सही है। चलिए, गिव बिलो 3 diagrams showing entry of an electron in a magnetic field. Identify the case in which the force will be maximum and minimum respectively. एक इलेक्ट्रॉन को एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है, बोला किस केस में फोर्स मैक्सिमम लगेगी और किस केस में फोर्स मिनिमम लगेगी। तो मैंने फॉर्मूला ही बता दिया था। अच्छा, इसमें बीम फेंका आपने तो सर कंडक्टर बोला था, कोई दिक्कत नहीं। ये जो रूल है पॉजिटिव चार्ज के लिए सही है ना। तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन तो पूछा नहीं है, केवल आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड के केस में आपको क्लास में बताई जाती है, थीटा मैक्सिमम होगी तो फोर्स मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे। क्लियर। यहाँ पे देखें किसके किसके बीच का एंगल होता, तो F इक्वल टू, अगर आप इसको चार्ज के केस में करोगे तो क्यू भी साइन थीटा लिखते हैं। कंडक्टर के केस में चूंकि यहाँ लिखा था स्टेट द रूल यूज्ड इन टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए हम F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, इसमें F इक्वल टू चार्ज के केस में क्यू भी साइन थीटा। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, आपको बस थीटा देखना। यहाँ पे जो थीटा है किसके किसके बीच का एंगल है, तो V एंड B के बीच में। V मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एंड B क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो इस केस में यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रही है, तो इस केस में फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मिनिमम किस में होगी, देखो यहाँ पे थीटा जीरो कर दो तो जीरो हो जाएगी। जीरो किस केस में, देखो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की मोशन भी इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगी 0 डिग्री,
फोर्स जीरो हो जाएगी, और इसमें इन दोनों के बीच में होगी, मतलब इससे ज़्यादा और इससे कम। क्लियर है? तो मैक्सिमम है फॉर केस 1 और मिनिमम है फॉर केस 3। इस केस में मिनिमम होगी। क्लियर? आपको बस याद रखनी है 90 डिग्री का केस। क्लियर है? 90 डिग्री में मैक्सिमम, 0 डिग्री में मिनिमम। चलिए, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। कितनी बार बता चुके हैं क्लास में? करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड कैसे बनती है तो याद कीजिए, कुछ इस तरीके से आपने रैप किया था, नंबर ऑफ टर्न्स, इसको किसी बैटरी से जोड़ा आपने, सही है? करंट की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ हो जाएगी। एक हमें लेना है बार मैग्नेट, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती है बेटा? साउथ की तरफ, कुछ इस तरीके से, सही है? कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ऐसा दिखा दोगे कि नॉर्थ से निकल रही है, इस तरीके से। सिमेट्रिक होती है, ये भी ध्यान रखना, क्लास में भी बताया था हमने। सिमेट्रिक होती है मतलब जितनी लाइंस इधर से आप ऐसे बाहर की तरफ निकाले हो, उतनी ही लाइंस आपको इधर इन भी करानी पड़ेगी। और जिस तरीके से एक गैप देखो, दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। ये गैप जितना है उतना ही गैप मैंने नीचे बनाया है, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि गैप भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, सोलेनॉइड में हमने क्या किया है, हमने इसको प्लस और माइनस, करंट किधर जाएगी बेटा? प्लस से माइनस इलेक्ट्रॉन जाती है, करंट इस तरीके से चलेगी बेटा। क्लियर? ये वाला एंड आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? साउथ। नॉर्थ से साउथ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितनी ऊपर बनाएंगे उतनी ही नीचे बनानी पड़ेगी, सही है? अच्छा, इनसाइड द मैग्नेट स्ट्रेट लाइन बनती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द सोलेनॉइड, सही है? तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ, और कैसी होगी? बिल्कुल पैरेलल लाइंस होगी। इसके अंदर जो लाइंस होती है वो बिल्कुल पैरेलल, बाहर जाके वैसे निकल जाएगी, बट अंदर बिल्कुल क्या होगी? पैरेलल होगी। इधर भी जाएगी तो ये साउथ से इन करेगी, कुछ इस तरीके से, और इधर आउट करेगी। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल होती है। वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे एक जैसी होती है, म्यू नॉट एन आई, और एंड पॉइंट पे हाफ हो जाती है म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये सब क्लास में बता चुके हैं, बट इसकी कोई नीड नहीं है आपको, मैग्नीट्यूड पूछेगा नहीं। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया। फिर उसने बोला करंट कैरिंग सोलेनॉइड बार मैग्नेट, लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन द टू फील्ड। इन दोनों फील्ड के बारे में दो डिफरेंसेस बताओ। एक तो यहाँ पे यूनिफॉर्म होती है, पैरेलल लाइंस होती है, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होती है, नॉन पैरेलल लाइंस होती है। क्लियर है? पहला ये डिफरेंस याद रखना। इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है बेटा? यूनिफॉर्म होती है, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। क्लियर है? दूसरा, ये जो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसको हम अल्टर कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो इधर नॉर्थ इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये साउथ इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर से इधर जाने लगेगी, तो ये चेंज हो जाएगी। बट एक बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होती है, इसकी नॉर्थ और साउथ क्या होती है बेटा? फिक्स होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं कर सकते आप, सही है ना? तो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सोलेनॉइड, बट bar magnet is a permanent magnet, so we can never change the direction of magnetic field lines. It will always from north to south. यहाँ भी north to south होगी, बट ये जो डायग्राम में इसको दिखाने के लिए आप इधर से इधर कर सकते हैं, यहाँ पे बैटरी की डायरेक्शन बदल करके। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट, होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। ठीक है, आप डायग्राम देख के समझ लो, इसमें ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपने अच्छे से चैप्टर किया है तो ये तो कहानी है। डायरेक्टेड द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू अ वाइट कार्डबोर्ड हेल्ड क्लोज टू द मिरर। ठीक है, मूव द कार्डबोर्ड बैक एंड फोर्थ, कार्डबोर्ड को आगे पीछे करो ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड अ ब्राइट स्पॉट। ब्राइट स्पॉट जहाँ मिलेगी वही तो हमारी फोकस होती है। भाई एक सन की तरफ मैंने एक मिरर को इस तरीके से रखा, ठीक,
जितनी भी पैरेलल ले जाएगी वो कहाँ पे पॉइंट आउट करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट करेगी फोकस पे। तो फोकस पे ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी, तो उसने बोला कार्डबोर्ड का आगे पीछे क्या करो, बैक एंड फोर्थ करो, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ब्राइटनेस बढ़े ग्रेजुअली until you find a bright sharp spot of light on the board. This spot of light is the image of the sun on the sheet. बिल्कुल सही है, सन से पैरेलल ले जा रही है तो सन की इमेज, चूंकि सन इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट से रेज पैरेलल आती है, फोकस पे मीट करती है, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रिंसिपल फोकस। बोल भी दिया उन्होंने ऑन द कॉनकेव मिरर, ठीक है। लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, बहुत सारे एप्लीकेशन है। सोलर कुकर में इसका यूज करते हैं बेटा, हेडलाइट में इसका यूज करते हैं, सही है, टॉर्च लाइट में इसका यूज करते हैं, सेविंग मिरर में इसकी यूज करते हैं, बहुत सारे यूजेज है, आपको तो 2 ही लिखना है। नेक्स्ट, इफ द concave mirror, if the distance between the mirror and the pole, principal focus of the mirror, list 2 application of concave mirror, ठीक है, पार्ट ए। और पार्ट बी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, कुछ मिसिंग कर दिया क्या, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल एक मिनट मेरे पास है, इसका क्वेश्चन में देख लो, कुछ मिसिंग है बेटा, एक मिनट में देख लेता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए, पार्ट में लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, मैंने करा दिया, लिस्ट 2 एप्लीकेशन बता दी हमने। नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मालूम है, उन्होंने बोला डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, मिरर मतलब पोल की बात होती है, प्रिंसिपल फोकस ये दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर, हमसे बोला डिस्टेंस बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 15, 30 सेंटीमीटर, सही है। पार्ट सी में सुनिए, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम बनानी है जब एक ऑब्जेक्ट को इस कॉनकेव मिरर के पोल एंड फोकस के बीच रख दी जाती है। केस नंबर 6 अगर आपको याद हो, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती है बेटा, जिसमें वर्चुअल इमेज बनाया था आपने, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखा, पैरेलल रेज लेकर जाओगे, कहाँ से जाएगी, फोकस से, ये तो फिक्स है ऑलवेज। इफ अ रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और सेकेंड, आप कहीं से भी लेके जा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रेज जाएगी, मिरर पे इंसिडेंट करेगी, पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस आ जाएगी। इधर ये डिस्टेंस बेटा बढ़ रही है, कभी भी मीट नहीं करेगी, तो इसको आप पीछे एक्सटेंड करते थे, वर्चुअली एक्सटेंड किया आपने, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज है। ऑब्जेक्ट को आप ए बी मार्क करोगे तो इमेज आपका हो जाएगा बेटा ए डैश बी डैश। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए, इन्होंने यहाँ पे कर दिया था, चलिए मैग्निफिकेशन और में है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 An object of 10 centimeter in size is placed at a distance 100 centimeter in front of a concave mirror if its image is formed at the same point where the object is located. क्या बेटा, जब आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे लोकेटेड है, इमेज भी उसी पॉइंट पे बन जाए, तो इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u करे। आपको मालूम है तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी गई हो। तो उसने बोला ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 100 centimeter in front of the concave mirror and its image is formed at the same point where the object is located.
मैं बार बार बोला था क्लास में, अगर आपको ये 6 केस याद है और 2 केस कॉन्वेक्स मिरर के, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजीली लग जाते हैं बेटा, इसलिए केस को इतना याद कराया जाता था। मैंने बोला था इन्फिनिटी, सी को आप एक पॉइंट फिक्स कर लो, सी के अगर लेफ्ट में हो मतलब टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, तो इमेज डिमिनिश्ड बनती थी, रियल बनती थी। सी के जब आगे जाओगे तो इमेज सी पे सेम साइज हो जाती थी, और सी के जब आगे जाओगे टुवर्ड्स द मिरर तो इमेज मैग्नीफाइड हो बनने लगेगी, रियल बनेगी। लास्ट वाला केस है जब आप पोलर फोकस के बीच होते तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनती है। तो द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो ये आपको समझ में आ गया कि 100 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस भी 100 सेंटीमीटर है, फार्मूले से भी आओगे तो 50 सेंटीमीटर ही आएगी। आप फार्मूले से भी देख लो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, कॉनकेव मिरर इफ इट्स इमेज इज फॉर्म एट अ सेम पॉइंट, तो सेम पॉइंट मतलब 100 सेंटीमीटर वर्चुअल तो हो ही नहीं सकती, सेम पॉइंट है। जहां ऑब्जेक्ट वहां इमेज, तो पोजीशन सी ही होगा, हम ऑलरेडी जानते हैं इसलिए हमने डायरेक्ट बना दिया आपको यहाँ पे। क्लियर? तो 1/f इक्वल टू 1/v, लेफ्ट हैंड साइड में -100 प्लस माइनस माइनस -100, 1/f इक्वल टू 2/100 माइनस के साथ -1/50, फोकल लेंथ हो गई -50, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, फोकल लेंथ ही पूछा था। हाँ, वैसे भी सी पे इमिट करती तो सी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ आर की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। रिलेशन आपको मालूम है, एफ इक्वल टू r/2, माइनस बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर? पोल से लेफ्ट में यहाँ से, वैसे भी फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो निगेटिव ही आनी चाहिए थी। मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विद द साइन एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, magnification of the image formed with sign as per the Cartesian sign convention। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद कीजिए, -v/u, माइनस का 100 माइनस का 100, m इक्वल टू -1, माइनस बताता है, हमने बताया था मैग्निफिकेशन में निगेटिव साइन ये बताता है कि नेचर ऑफ इमेज कैसी है बेटा, रियल है। और अगर ये प्लस का होता तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाती, वर्चुअल हो जाती। क्लियर है यहाँ तक? तो उसने बोला साइन के साथ बताओ, तो -1 आंसर आ जाएगी। अब भाई जब ये सी पॉइंट पे मिल रही है तो दोनों की साइज बराबर ही होती है, सोचने की जरूरत नहीं है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और चूंकि रियल है तो माइनस लगा लेंगे, तो बिना किए भी कर सकते हैं, बट करके करोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? करना ही है, करके ही करना है, डायरेक्ट नहीं लगानी। मिरर एक्स इज यूज टू, आराम से पढ़ना, मिरर एक्स इज यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस, तो कौन सा मिरर हो जाएगा बेटा ये, सोलर फर्नेस या सोलर कुकर, कॉनकेव मिरर। एंड मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर, ड्राइवर के पीछे जो साइड मिरर लगा हुआ था उसमें कौन सा मिरर होती है, मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर। सी द ट्रैफिक, देखना, mirror y is fitted on the side of the vehicles to see the traffic behind the driver, which of the following statement are true for the two mirrors। तो हमने पहले तो मिरर पहचान लिया, दोनों के लिए कौन सा मिरर है। फिर है ऑप्शन पढ़ते हैं, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय मिरर x इज रियल डिमिनिश्ड एंड इट्स फोकस, बोला द इमेज इज फॉर्म्ड बाय मिरर x इज रियल, बनती है भाई कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, केस नंबर 1 रियल डिमिनिश्ड एंड इट्स फोकस, बिल्कुल सही है। द इमेज इज फाउंड बाय मिरर 1, इसकी मिरर वाई सॉरी, इसकी बात हो रही है कॉन्वेक्स की, वर्चुअल हाँ, डिमिनिश्ड हाँ, एंड इरेक्ट, वर्चुअल ऑलवेज क्या होती है, इरेक्ट होती है, डिमिनिश्ड बनती है, एक केस में बनती है पोलर फोकस के बीच में। द इमेज इज फाउंड बाय मिरर एक्स इज वर्चुअल डिमिनिश्ड, नहीं वर्चुअल तो बनती है जब पोलर फोकस के बीच हो ऑब्जेक्ट, केस नंबर 6, बट डिमिनिश्ड नहीं होती, मैग्नीफाइड होती। द इमेज फाउंड बाय मिरर वाई इज रियल डिमिनिश्ड एंड इट्स फोकस, वाई के बारे में बोला रियल, नहीं वाई तो रियल बना ही नहीं सकती, कन्वेक्स में दो ही केस है, दोनों में वर्चुअल बनती। तो कौन सा आंसर करेक्ट है आपका, आंसर ए, जिसमें 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। एन ओल्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द आई डिफेक्ट कॉज्ड बाय द वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, अभी पीछे क्वेश्चन देखा था, एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, इफ द डिफेक्ट ऑफ विजन इज ए एट करेक्टेड बाय बी, तो डिफेक्ट ऑफ विजन को ए नाम दिया, तो ए क्या है आपका, बोलो प्रेस बायोपिया,
एंड करेक्टेड बाय लेंस बी, तो लेंस कौन सा लगता है इसमें बोलो, बाइफोकल। देन ए एंड बी, हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस नहीं, प्रेस बायोपिया एंड बाइफोकल लेंस, तो आपका बी वाला करेक्ट आंसर है, सही ना। असर्शन रीजन, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सिंगल पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। हमने बताया था इंटरसेक्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए इस पर टेंजेंट, तो मान लीजिए फर्स्ट लाइन है और सेकेंड लाइन है, फर्स्ट लाइन इधर से जा रही है, ये ऐसे आ रही है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट इधर हो जाएगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट इधर हो जाएगी। तो एक ही पॉइंट पे एक से ज़्यादा चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, बिल्कुल सही है। द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैसे करेगा, कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतलाती है और टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्शन तो पता कर ही नहीं सकते, तो वो इंडिकेट भी नहीं करेगी, बिल्कुल सही है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्लियर है। दोनों बेटा सेम ही बात तो बोल रहे, देखो ना, अगर नीडल पॉइंट आउट नहीं करेगी कहाँ, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ जब इंटरसेक्ट कर जाएगी तो वहाँ पे तो मैंने डायरेक्शन हो जाएगी ना, तो किधर इंडिकेट करेगी, वो तो सिंगल डायरेक्शन इंडिकेट करती है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और ऊपर भी ये बोला है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। चलिए फोकल लेंथ देखो 30 सेंटीमीटर है, लेंस कौन सा है बेटा, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस कैसी होती है, कुछ इस तरीके से लेंस है, ध्यान देना, मिरर मत बना लेना पेपर में। यूज द लेंस फार्मूला, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड इन दिस केस, पोजीशन ऑफ द इमेज, चलिए साइन के साथ रखेंगे। ऑब्जेक्ट इधर होगी आपकी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट में -60 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इस वाले लेंस की इस साइड ही होती है, इस साइड मतलब निगेटिव, तो फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर। यूज लेंस फार्मूला एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब देखना लेंस फार्मूला लगाओगे और पोजीशन ऑफ इमेज पता करोगे, मतलब वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चे कर लेते हैं, गलतियां होती है, पकड़ नहीं पाते हैं, तो अंत में साइन से भी पकड़ना। इस केस में दो ही इमेज बनते थे, याद करो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और जब प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी हो। दोनों ही केस में इमेज का जो नेचर था वर्चुअल थी, और वर्चुअल थी, और इमेज की जो डिस्टेंस आती थी वो ऑप्टिकल सेंटर, और बोलो ऑप्टिकल सेंटर एंड इसको बोलते थे F2, और इधर था आपका 2F2, और इधर था F1 और 2F1, और ये है ऑप्टिकल सेंटर, तो O एंड F1 के बीच ही आती थी। तो फोकल लेंथ 30 है, तो आंसर जो V की है वो 30 से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो करके देखते हैं। 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, 1/-30, 1/V हमें फाइंड आउट करनी है, V की वैल्यू माइनस ऑफ -60, प्लस हो जाएगा, इस साइड आएंगे माइनस हो जाएगी, तो -1/30 माइनस 1/60 इक्वल टू 1/V। एलसीएम 60 हो जाएगी इसकी, माइनस का 2 माइनस का 1 इक्वल टू 1/V, क्लियर है। -3/60 इक्वल टू 1/V, V यहाँ से आ गया -20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। निगेटिव इसलिए आया क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वो लेफ्ट में ही बनती है, तो सारे कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये बिल्कुल सही आया है। तो आप क्रॉस चेक भी करना सीखिए, नहीं कि बस कुछ भी कर दिया, प्लस का आ रहा है तो भी चल दिया आगे, नहीं, प्लस तो पॉसिबल नहीं, प्लस मतलब इस साइड इमेज, इस साइड इमेज इस केस में बनती ही नहीं है, कॉनकेव लेंस के केस में राइट हैंड साइड में इमेज बनती ही नहीं है बेटा, तो दिमाग ही नहीं लगाना है, जैसे प्लस है रुक जाओ कि गलत हो चुका है आपका आंसर, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, क्लियर। कैलकुलेशन देख लेना, वैसे सही है क्योंकि 30 के अंदर आ गई है, तो बिल्कुल सही है। साइन के साथ रखनी है, -1/30 1/V, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड आकर के माइनस कर दिया हमने, -1/30 -1/60, 60 एलसीएम हो गई, 2 - 1 -3/60 20 सेंटीमीटर। चलिए, a wire of resistance R is cut into 3 equal parts. If these parts are then joined in parallel, calculate the total resistance in this combination. चलिए, उसने बोला हमने a wire of resistance R cut into 3 equal part, तो 3 equal part है, तो सबकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, R/3, R/3 एंड R/3, सही है। एंड देन ज्वाइंड इन पैरेलल, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन।
सो फॉर्म्ड। चलिए पैरेलल में जैसे ही करोगे 1/RP 1/R1 R/3 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R 9/R 1/RP RP इक्वल टू आ गई R/9। अच्छा यहाँ भी एक चीज़ है कि आंसर सही है कि गलत, क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको सिखाया गया कि पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट होती है वो मिनिमम से भी छोटी होती है। तो अगर 1 2 3 के अगर 3 रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में जोड़ोगे तो आंसर 1 से भी छोटी आएगी, बट ये सीरीज में होगी तो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ी आंसर आएगी, तो 3 से भी बड़ी आंसर आती है। तो आप यहाँ चेक भी कर सकते हो, आंसर आ गया R/9। सही है ना। वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इनटू 3 इक्वल पार्ट, तो R/3 R/3, और उसके बाद उन तीनों पार्ट्स को किस में ज्वाइन किया, पैरेलल में, तो 1/R/3 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 तीनों को ऐड कर दिया, 3 ऊपर चली जाएगी, 3/R 3 9/R, तो R/9 हो जाएगी पैरेलल में वैल्यू। सही है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। सबको पता है इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। व्हेन डू वी से दैट द पावर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वाट, तो पावर का फॉर्मूला लिखो, पावर इक्वल टू होता है W/T। 1 जूल का वर्क होना चाहिए 1 सेकेंड में। If 1 joule of electric work is done in 1 second, then we say that the power of this electric circuit is 1 watt. If 1 joule of work is done in 1 second, then we say that the power of that electric circuit is 1 watt. Clear? Next, draw a ray diagram to show the nature, position and relative size of the image formed by a convex mirror. Mirror पे ध्यान देना। When the object is placed at infinity, between infinity and pole. ठीक है, रे डायग्राम बनानी है। नेचर पोजीशन, मिरर ऑलरेडी आपको बता दिया है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो नेचर ऑफ इमेज होगी वो ऑलवेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। रे डायग्राम सबको बनाने आता है, क्लास में कितनी बार करा चुके हैं। कॉन्वेक्स है बेटा इस तरीके से, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी में तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होती है, रेज कैसी आती है, पैरेलल आती है, और सारी पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करती है, फोकस। एरो जरूर बनाना बेटा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड तभी समझ में आएगी। तो इमेज कहाँ बना, एट फोकस। बताना क्या क्या है, नेचर, पोजीशन बता दिया, फोकस, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, रिलेटिव साइज डिमिनिश्ड बोल दो, इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड। नेक्स्ट केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, प्रिंसिपल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। पोल है और इन्फिनिटी इधर है, कहीं भी रख दो। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पैरेलल ले जाएगी, फोकस से जाएगी, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी, यहाँ इमेज बन जाएगी। क्लियर। वही है, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी। ऑब्जेक्ट जब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल है तो इमेज बन जाएगी पोल एंड फोकस, वर्चुअल, डिमिनिश्ड। दोनों ही केस में डिमिनिश्ड ही बनती है, एक में बहुत छोटा बनता पॉइंट साइज और एक में डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्लियर है, और कुछ तो नहीं पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में पूछा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों आप पैरेलल में दिख रहे हैं, ये दोनों आप पैरेलल में दिख रहे हैं, और इनके साथ एक कॉम्बिनेशन किस में बेटा, सीरीज में। तो आप इन दोनों का पैरेलल, वैसे भी आपको पैरेलल का फॉर्मूला मालूम है, 1/R1 प्लस 1/R2। आप इसको इजीली करने के लिए मैंने सिखाया था, दोनों को क्या कर लेना बेटा, मल्टीप्लाई कर लेना, और नीचे दोनों को क्या कर लेना, प्लस कर लेना। आप तो अगर आप पेपर में बैठे, ऑब्जेक्टिव में होता नो डाउट मैं यही लगाता, बट आप पेपर में हो तो 1/RP से ही करो, 1/R1 प्लस 1/R2। सही है ना। तो पहले आप लिखोगे स्टेप 1 में इक्विवेलेंट ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम, स्टेप 2 में लिखोगे इक्विवेलेंट ऑफ 10 ओम एंड 40 ओम, फिर इन दोनों का लिखोगे इक्विवेलेंट ऑफ ये और ये जो भी आएगी मैं देख लेता हूँ, 150 25
6 ओम। और इसका चेक कर लेता हूँ, 60 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100, 2400 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 24 ओम। अब लिखोगे ना स्टेप 3 में इक्विवेलेंट ऑफ, कहीं भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये, चलो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आप उन दोनों को हटा करके कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ ए लगा हुआ है, नया सर्किट ड्रॉ किया हमने, ये 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये आ गया आपका 6 ओम, ये आ गया आपका 24 ओम। अब इसको देख के मत घबराना कि ये दोनों तो पैरेलल दिख रहे हैं, बेटा पैरेलल नहीं है, पैरेलल में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। यहाँ बैटरी से करंट निकली, जो करंट 6 ओम वाले रेजिस्टेंस से, वही अमीटर से, और वही 24 ओम से। तो ये दोनों किस में है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो दोनों सीरीज में। बच्चे ऊपर नीचे देख के पैरेलल कर लेते हैं, वो भी गलती है। तो सीरीज में इन दोनों का सीरीज स्टेप 3 में इक्विवेलेंट ऑफ 6 ओम एंड 24 ओम, तो 6 + 24 डायरेक्ट लिखेंगे, आंसर आ गया बेटा 30 ओम। क्लियर है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फर्स्ट का आंसर आ चुका है 30 ओम। सेकंड में पूछा था टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट आई इक्वल टू वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट। वी की वैल्यू है 15 और आर इक्विवेलेंट आ चुके हैं 30, 1/2 एम्पियर। सही है। और नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 15। आपको मालूम है इन दोनों में तो सेम ही जाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल में जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो सेम ही होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होती है, तो उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से करंट कितनी निकली 1/2, तो यहाँ भी 1/2 जाएगी और यहाँ भी 1/2 जाएगी। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँ तो वही तो इन दोनों का होगा, हाँ या ना। तो 6 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकला जाएगा, तो V इक्वल टू आप क्या लिखोगे, I इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस 10 एंड 15 ओम रजिस्टर is always equal to potential difference across 6 ohm रजिस्टर। क्लियर है। तो 6 ओम रजिस्टर में जो है वही होगा, तो हम V इक्वल टू लिख लेते हैं डायरेक्ट I इंटू आर। आई है 1/2 और उसकी आर है 6 ओम, आंसर आ गया 3 वोल्ट। क्लियर। तीनों आपके क्लियर हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस। अब देखो लिखते जाओ, रजिस्टिविटी मतलब रो, रेजिस्टेंस मतलब आर, सिलेंडर कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए, क्रॉस सेक्शन एरिया, हेंस द ड्राइव द एसआई यूनिट। तो आर इक्वल टू क्या रिलेशन आती है बेटा, रो एल बाई ए। तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या आ जाएगी, रिलेशन आर ए बाई एल। ये रिलेशन आपको लिखने को बोल रहा था। और इसकी फिर क्या पूछी आपसे, एसआई यूनिट। क्लास में ये क्वेश्चन कितनी बार हो चुका है। तो एसआई यूनिट हो जाएगी रेजिस्टेंस का ओम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होगा बेटा मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, ओम इंटू मीटर। सबको क्लियर है, ये आ गई एसआई यूनिट। वाई आर एल वाई यूनिट इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, सबको मालूम है इसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको हीटिंग डिवाइस में यूज करते हैं। रजिस्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेटल, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। Next, in our home we receive a supply of electric power through a main supply called mains, either support through the overhead electric poles or by underground cables। ठीक है, घरों में आ रही है करंट, पावर सप्लाई आ रही हो, ओवरहेड वायर से आ जाए या अंडरग्राउंड केबल से आ जाए। इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, दो वायर की बात हो रही है बेटा, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर ऑफ दिस सप्लाई इज, पोटेंशियल डिफरेंस दो ही वायर के बीच निकाली जाती है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। और हमारे इंडिया में ये सप्लाई कितने वोल्ट का है बेटा, 220 वोल्ट का है। सबको पता है कि जो डिफरेंस है वो कितने का है, 220 वोल्ट का है। हमसे क्या पूछा, वायर का कलर पूछ रहा है कि वायर किस कलर का होगा। आगे क्या पूछा, एक मिनट, इसमें भी वही,
राइट द कलर ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द कवर वायर लाइंस थ्रू विच सप्लाई कम्स टू आवर होम्स, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी द, चलिए एक में ही अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द कलर ऑफ द इंसुलेशन कवर्स ऑफ द लाइंस वायर थ्रू विच सप्लाई कम्स टू आवर होम्स, ठीक है। अब जो कवर्स वायर है उसका कलर पूछा है, और कलर किसका किसका है, लाइव वायर का एंड न्यूट्रल वायर का। लाइव मतलब मैंने बोला था डेंजर वायर होती है, और डेंजर का जो कलर है वो क्या है बेटा, रेड है, तो एक तो रेड लिखना ही है, तो इसका कलर या तो रेड होती है या तो ब्राउन, और जो न्यूट्रल वायर है वो या तो ब्लैक होगी या तो ब्लू होगी। और एक मैं लिख देता हूँ, क्लास में बताया था अर्थ, अर्थ वायर कैसा होता है, अर्थ का कलर क्या बेटा, ग्रीन, तो अर्थ वायर ग्रीन होगी, या कहीं कहीं येलो ग्रीन भी यूज कर लेते हैं, येलो भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो मैंने एडिशनल बता दिया आपको, ये क्लियर हो गई। चलिए, तो कलर तो लाइव वायर का क्या याद रखना है अपने को, रेड या ब्राउन, न्यूट्रल का क्या याद रखना है, ब्लैक एंड ब्लू, और अर्थ का हमने बता दिया कौन सा यूज करेंगे अपन, ग्रीन या येलो। पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में बोल रहा है what should be the current rating of the electric circuit 220 volt so that the electric iron of 1 kilowatt power rating can be operated। चलिए, what should be the current rating, पावर दे रखा है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, फार्मूला आपको मालूम है P इक्वल टू वी आई, करेंट पूछा तो हम लिखेंगे P बाई वी, पावर 1 किलोवाट, एसआई यूनिट में इसको हम 1000 ऑफ वाट लिख लेंगे, 1 किलोवाट मतलब, और ये 220 डिवाइड कर देना 100, 88, 12, 4.55 के आसपास लगभग आ जाएंगे, क्लियर। करंट है तो ये एम्पियर में आ जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इसमें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर, स्टेट द एडवांटेज ऑफ अर्थ वायर इन डोमेस्टिक सर्किट अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन। चलिए, उसने बोला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर, तो हमने क्लास में बताते समय बताया था अर्थ वायर जो लीकेज करंट होती है किसी भी कंडक्टर, जैसे आपका फ्रिज है तो जो मोटी वाली पिन होती है, जैसे 3 प्लग वाली जो पिन है, 3 पिन वाली जो प्लग है, उसमें जो मोटी वाली पिन है वो अर्थ का काम करती है, तो जो एक्स्ट्रा करंट होती है वो पहले टच करती है, उसकी लेंथ भी मैंने बताया बड़ी होती है, तो जैसे टच करती है जो लीकेज करंट है बॉडी पे वो कहाँ चली जाती है, अर्थ में, तो आपको शॉक लगने से बच जाते हो, सही है ना, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि अगर हम सेम टाइम पे टच कर रहे हैं तो हमारी एक बॉडी की अपनी रेजिस्टेंस होती है और एक अर्थ वायर है उसकी रेजिस्टेंस, अगर मेरा रेजिस्टेंस कम होगा तो पूरा का पूरा करंट मेरे थ्रू अर्थ में चला जाएगा, इसलिए जो रेजिस्टेंस बनाई जाती है उसकी क्या बनाई जाती है, कम बनाई जाती है, और कम बनाने का उसका कारण क्या है, मैक्सिमम करंट कहाँ से निकल जाएगी, अर्थ वायर से। और थिकनेस तो आपको याद होगा आर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रो एल बाई ए, उसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है जो अर्थ वाली प्लग होती है, जो पिन होती है जो करंट को लेकर के अर्थ में जा रही है, एक्स्ट्रा करंट को, लीकेज करंट को, तो उसकी एरिया ज़्यादा रखते हैं, एरिया ज़्यादा रखने से रेजिस्टेंस कम होगी, तो इसलिए वो वाली जो अर्थ वाली पिन होती है वो सबसे मोटी होती है, आपने देखा होगा तीनों में, तो एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो करंट उस वाले कॉम्बिनेशन से मोटी वाली पिन से कहाँ चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी, तो हमारे अंदर से पास नहीं होगी। अगर उसका रेजिस्टेंस मैं बहुत कम ज़्यादा कर दूं और मेरा कम हो जाए, उस केस में सारा का सारा करंट मेरे थ्रू पास करेगा तो मुझे शॉक लगेगी, क्लियर है। तो फंक्शन ऑफ अर्थ वायर क्या है, फंक्शन ऑफ अर्थ वायर क्या लिखोगे, इट कैरी द लीकेज करंट ऑफ कंडक्टर इनटू अर्थ, सही है, जो भी कंडक्टर के ऊपर लीकेज करंट है उसको कहाँ कैरी करती है, अर्थ में। स्टेट द एडवांटेज ऑफ द अर्थ वायर इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन में भी आपने देखा होगा 3 पिन प्लग, तो एडवांटेज क्या है, वही एडवांटेज है कि अगर कुछ भी लीकेज करंट होगा उसके सरफेस पे तो उसको कहाँ कैरी करेगी, अर्थ में, और आपको शॉक लगने से बचा लेगी, यही तो है फायदा, टू प्रिवेंट एनी शॉक, कोई भी करंट शॉक लगने वाली है तो उससे आपको बचा देगी अर्थिंग। लिस्ट 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, 2 प्रिकॉशंस बताओ कौन सा प्रिकॉशंस होगा, टू बी टेकन अवॉइड इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट से बचना है तो 2 प्रिकॉशंस,
and state how these precautions prevent possible damage to the electric appliances. State how these precautions prevent possible damage to the electric appliance. तो पहला, अगर आपका हाथ बहुत गीला है, वेट हैंड से कभी भी किसी भी अप्लायंस को आप टच नहीं करोगे, सही है ना। उसका रीजन है, जब वेट हैंड होती है तो आपके शरीर की रेजिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है। तो उस केस में अगर आपने अर्थ वायर लगाया है तो भी पॉसिबिलिटी है कि करंट का कुछ पार्ट आपके अंदर से चला जाए, सही है ना। तो अगर आपका हाथ गीला है तो गीले हाथ से कभी भी किसी अप्लायंस को आप टच ना कीजिए, सही है ना। तो डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, फर्स्ट में लिखिएगा डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम विथ लिख लीजिए सेकेंड है, दो पूछा है, लिस्ट टू। सेकेंड में यूज फ्यूज और एनी सर्किट ब्रेकर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यूज फ्यूज और सर्किट ब्रेकर इन द सर्किट। क्लियर है। फ्यूज और इलेक्ट्रिक फ्यूज और सर्किट ब्रेकर क्या करती है बेटा, तो इसका जैसे आप यूज करोगे तो जैसे सर्किट में ओवरलोडिंग हो रही है या शॉर्ट सर्किट हो रही है, उस समय क्या होती है, फ्यूज मेल्ट हो जाती है और सर्किट में दौड़ने वाली करंट को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। तो जो भी एक्सेसिव करंट है वहीं पे वो ब्रेक कर देती है सर्किट को, तो आगे जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो जलने से, फायरिंग होने से बच जाते हैं। तो दो प्रिकॉशन ध्यान रखिएगा, गीले हाथ से कभी नहीं छूना है और सर्किट में यूज करना है फ्यूज और सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर और फ्यूज क्या करते हैं, एमसीबी का भी यूज आजकल हो रहा है, देखा होगा आपने, ये दोनों सेम ही काम करते हैं। फ्यूज मेल्ट हो जाती है जिसके कारण सर्किट ब्रेक हो जाती है, तो आगे पावर सप्लाई कट हो जाती है जिसके कारण जितने भी अप्लायंसेस आगे लगे हुए हैं वो जलने से बच जाते हैं। क्लियर है। तो ये कुछ पेपर्स थे आपके 2025 के 2025, सही है। इसके सारे क्वेश्चंस लगभग हमने कराए हैं, अच्छे से कराए हैं। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट हो बिल्कुल हम अवेलेबल है सेंटर पे, कभी भी आइए और पूछ सकते हैं आप। क्लियर है। वैसे 2021 से लेकर के 2025 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं साइंस के वो कराए जाएंगे आपको। और इन क्वेश्चंस को बेटा अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप इतना कॉन्फिडेंट रखिए कि पेपर में जब आप बैठेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली बनेंगे। तो ये आपके लिए सीरीज़ जो हम लोग लेके आए हैं बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। सारे सीरीज़ को देखनी है और फिर से क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस भी करनी है घर पे। तो जो आपका गैप मिलेगा 19 से 25, 21 से 25 तक का, 21 को आप इंग्लिश का पेपर देंगे, 25 को साइंस का पेपर देंगे, तो उस 4 डेज के गैप में आपको रेगुलर सीरीज को देखनी है। रेगुलर सीरीज देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप पेपर में बैठेंगे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2024 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।